बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर जहां सियासी खबरें लोगों को उसकी तलाश होती है कि देयर इज़ नेवर अ डन मोमेंट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, वहां पर आज कल लोग ये सुनना चाहते हैं ख़ास तौर पर हुकूमत से कि क्या मईशत के हवाले से कोई अच्छी खबर है। और जो अच्छी खबर है उसको पाकिस्तान के अवाम अपने लिए अच्छी खबर वही समझते हैं अगर हुकूमत ये कहे कि शायद पेट्रोल सस्ता होने वाला है या महंगाई में कमी आने वाली है। लेकिन आज के हालात में क्या आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा है? कम से कम मुझे तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इसकी एक वजह यह है कि जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि वफाकी वज़ीर ख़जाना है, कुछ देर पहले हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में थे कैपिटल टॉक में, उन्होंने क्या फरमाया मैं दिल पर पत्थर रख कर भी आपको वो सच बयान नहीं कर सकता जो कि फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने फरमाया, लेकिन आप उन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए उन्होंने क्या फरमाया। तो लिहाजा हमको ये सही स्टेप लेने पड़ेंगे जो कि बहुत पेनफुल। तो ये सही स्टेप का मतलब ये होता है कि पेट्रोल और महंगा कर दो, मजीद महंगा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपको 3-4 साल की खान साहब की बद इंतज़ामी को एक दिन में ठीक नहीं कर सकते, कुछ अरसा लगेगा। 2-4 महीने जो हैं वो तकलीफ में होंगे, 2-4 महीने तकलीफ में होंगे। और जिस तरह जब पेट्रोल बढ़ने की बात आई तो हामिद मीर साहब ने उफ़ कहा तो पाकिस्तान के अवाम के मुंह से भी उफ़ ही निकलेगा कि ये काम कहाँ जाके रुकेगा। बहरहाल मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो ये सच बयान कर दिया। मैं सच इसे इसलिए कहूँगा क्योंकि एक रियलिटी है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको एक और स्पाइक पेट्रोल और डीजल की कीमत के अंदर नज़र आएगा। लेकिन जहां हुकूमत ये कह रही है कि ये इतने अरसे का बिगाड़ है 3-3.5 साल का, उसके लिए इसको ठीक होने में कुछ टाइम लगेगा। और 3-4 महीने तो मुफ्ता साहब कह रहे हैं, अब गॉड नोज 3-4 महीने बाद की सूरत हाल क्या होती है। लेकिन एक फैक्ट है और वो ये है कि महंगाई बढ़ेगी। जब पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा तो महंगाई और बढ़ेगी। पाकिस्तान के अवाम जब उनका सेंटिमेंट या उनसे सवाल पूछा जाए आज के हालात के हवाले से तो एक मिला जुला सा रुझान आपको मिलता है। पाकिस्तान के अवाम क्या कह रहे हैं ये भी आप सुनिए। आटा चीनी घी सस्ता तो नहीं हुआ बल्कि महंगा ही हो गया। हर चीज़ महंगी मिल रही है, कहीं कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही। अल्लाह करके ना हुकूमत लिया, हुकूमत ने फड़ के बहुत ही अग लाती है। अल्लाह करके कि शहबाज शरीफ आएगा सस्ता काम है, सबसे शहबाज शरीफ ने आके अग ही लाती है तो फिर जाने भी घर जाके बहन जो लोगों ने सही मारना भुखिया थे। आटा घ्यो चीज़ आई थी कि कोई नहीं सस्ती हुई। घ्यो तो बगैर हांडी नहीं पकती तो माड़ा बंदा हांडी नहीं पका सकता। घी इतना महंगा कि हांडी में घी डालने को दिल करता ही नहीं, बस पैकेट दिखा दो हांडी को ये घी है बस। आटा जो है 980 रुपये का थोड़ा दे रहे हैं, घ्यो जो ना खालस 550 रुपये का दे रहे हैं, चीनी 90 रुपये किलो दे रहे हैं। सानू तो अजे तक कोई सस्ती चीज़ अजे नहीं मिली। झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आटा उसने ज़रूर सस्ता किया। रमज़ान के महीने में भी 400 का मिला 5 किलो का थैला, लेकर अवाम ने जमा करके महंगा किया। वो अवाम की मर्ज़ी है, जो जमा करने वाले वो करते हैं। चीनी सिर्फ चंद दिन सस्ती मिली है, उसके बाद और कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। सर जी कैसी आप बात कर रहे हैं? इनकी हुकूमत के आए हुए कम से कम 2 से 1.5-2 महीने, 2.5 महीने कह रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे इसी के अंदर अगर आप देखें तो सारी चीज़ें ऊपर हो गई हैं। उसका दावा बिल्कुल ठीक है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है। चीनी के रेट्स कम हुए हैं, घी के रेट्स कम हुए हैं। हाँ, जो यूटिलिटी स्टोर का उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया वो बेहतरीन मैकेनिज्म है। अब ये वो सेंटिमेंट है जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उन्हें बड़ा एतराज़ होता था कि खामखा कैमरा लेकर और माइक लेकर लोगों के सामने चले जाते हैं, लोग महंगाई से परेशान है तो बुरा भला कहेंगे हुकूमत को। लेकिन आज इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं है, आज हुकूमत कौमी हुकूमत इसे कहा जाता है, जो शहबाज शरीफ साहब लेड हुकूमत है। और लोग अगर परेशान हैं महंगाई से तो वो हैं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। लोग तंग हैं महंगाई से। हुकूमत ये कह रही है कि हमने जहां आटा सस्ता किया अब हम घी भी सस्ता कर रहे हैं और सब्सिडाइज रेट पर देंगे ताकि आवाम को किसी न किसी हद तक रिलीफ मिले। लेकिन एक ऐसा इशू है जिसकी बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी अब मुस्लिम लीग नून खुद ले रही है कि उसकी ज़िम्मेदारी या उसकी मिसमैनेजमेंट की ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। मैं अपने प्रोग्राम में पहले सेगमेंट में जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका तारुफ करवाता हूँ। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के तर्जुमान हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने काफ़ी अरसे बाद हमें वक्त दिया। और मुल्क के मुमताज़ तज्ज़िया निगार जनाब इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और इससे ज़्यादा मैं उनकी शान में कसीदा नहीं पढ़ सकता क्योंकि फिर मुझे दिल के ऊपर वाकई पत्थर रखना पड़ जाएगा। लिहाजा भट्टी साहब से तो हमारा ये जो एक ताल्लुक़ है बरादराना ये चलता रहेगा। भट्टी साहब आप यकीन है मुझे ये महसूस नहीं करेंगे, लेकिन ज़ुबैर साहब सर ये महंगाई तो चले अपनी जगह है, ये सारा कुछ है और फैक्ट है
इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इट्स एन अनडिनाइबल सिचुएशन, और मैंने लोगों का सेंटिमेंट आपको बता दिया। लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे कम अज़ कम अब मैं उसे अच्छा इसलिए करूँगा कि एटलीस्ट आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि गलत हुआ। अब आज डॉन अखबार के अंदर, और इसको बाकायदा तौर पर शौकत तरीन साहब ने फिर ट्वीट किया, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है मिफ्ता इस्माइल साहब, अगर आप ये चीज़ एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर आज बिजली की मिसमैनेजमेंट है तो उसकी वजह यह है कि आप ये कह रहे हैं कि जो जनरेशन कॉस्ट यानी बिजली पैदा करने की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा थी, और उसको एट्रीब्यूट किया है कॉस्टलियर टेक्नोलॉजी से और पुअरली डिज़ाइंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ, आपने कहा हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौर के अंदर कहती रही कि जी ये बिजली के सौदे बड़े बुरे हुए हैं, ये बड़ा गलत हुआ है। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो बाकायदा तौर पर एक इंटेग्रिटी स्टेटमेंट जारी की, और जिसको डॉन अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर आप देख भी सकते हैं, इट्स अनचैलेंज्ड, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, तो फिर आपको रियलाइजेशन हो रही है और आपने ये कह दिया है कि जी आज अगर बिजली का बहरान है, अगर बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह आप हैं, मुस्लिम लीग नून है, और आपने गलत कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किए थे। जुबैर साहब, एक तो मुझे बिल्कुल ये आपने फर्स्ट टाइम मेरी न्यूज़ पर फोकस करवाया कि मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा है। बड़े अदब के साथ मैं डिसएग्री करूंगा कि हमने कोई इतने ऐसे मंसूबे नहीं लगाए थे, अच्छा जिसकी वजह से आज बुरान है। आई कैन मेक अ वेरी फॉर्मल स्टेटमेंट के जी मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में और किस तरह से कोट किया गया है, बिकॉज सर आप फाइनेंस के आदमी हैं, आपको समझ आ जाती है सर। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये सर इंटेग्रिटी स्टेटमेंट मैं आपको सर को आप पढ़ देता हूँ। इट्स एन इंटेग्रिटी स्टेटमेंट टू पार्लियामेंट रिक्वायर्ड अंडर द पब्लिक फाइनेंस एक्ट एज पार्ट ऑफ द फेडरल बजट। ये मिफ्ता इस्माइल साहब से एक इंटेग्रिटी स्टेटमेंट है, उन्होंने फॉर्मली दी है, फाइनेंस भी इन्वॉल्व है, और ये रिकॉर्ड है। और डॉन अखबार पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है, उसके फ्रंट पेज के ऊपर है, शौकत तरीन साहब ने इसको कोट किया हुआ है, हाईलाइट करके ट्वीट किया हुआ है, एंड देयर इज नो डिनायल बाय द गवर्नमेंट। सो मैं भी एक कॉमन पाकिस्तानी के तौर पर इसे दुरुस्त समझूंगा। आई एम नहीं, मैं जाहिर सी बात है, ये आपने मेरे से पूछा है तो मैं हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से जो मैं बिल्कुल उस पर उससे पीछे नहीं हटूँगा कि जो हमारे वक्त में 2013 से लेकर 2018 तक दो चीज़ें हुई थी। पावर जनरेशन के हवाले से उसमें एक बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया था, तकरीबन 11,000 मेगावाट बिजली, और दूसरी चीज़ जो हमने की थी कि वो उसमें सस्ते बिजली के कारखाने भी लगाए थे जिसमें LNG प्लांट्स शामिल हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये कि LNG टर्मिनल्स लगाए थे, जो कि 2 हमने LNG टर्मिनल्स लगाए थे, और उसमें उम्मीद ये थी कि जो भी हुकूमत आएगी, PTI की हुकूमत आई थी, वो अलग बहस है कैसे आई थी, वो उसमें इजाफा करेगी LNG टर्मिनल्स में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को गैसिफिकेशन में फ़ायदा होगा और फिर सस्ती बिजली पैदा हम कर सकेंगे। हमने कोयला से पैदा करने के कारखाने लगाए थर में, जिससे सस्ती बिजली पैदा हो रही है। सो आई थिंक वी आर वेरी प्राउड कि हमने जो कंट्रीब्यूट किया था बिजली के हवाले से। और हम जब ये कहते हैं कि हमने 2018 में बिजली का बहरान ख़त्म कर दिया था लोड शेडिंग के हवाले से, तो उसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि अगर आप पीछे जाके 2018 के इलेक्शन कैंपेन देखें वर्सेस 2013 में और 2008 में बिजली वाज वन ऑफ द फोकल पॉइंट्स, बिल्कुल बिजली नहीं है, और उसको लेके इलेक्शन कैंपेन 2018 में इवन PTI ने कभी भी रेज नहीं किया था ये इशू के जी इस वक्त बिजली का बहरान है। सर वो बहरान बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट ने कहा था कि पाकिस्तान की पावर जनरेशन बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे चली गई है, बिजली का बहरान उस तरह से नहीं था, बिजली की शॉर्टफॉल नहीं था। लेकिन एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब हुकूमत में आई, मैं सिर्फ आप रिकॉर्ड के लिए ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट्स व्हाट दे केप्ट ऑन सेइंग। अब आज अगर ये इंटेग्रिटी स्टेटमेंट है जिसको आप बहसियत मोहम्मद जुबैर साहब आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें, आप कहते हैं डिनाइल है, ठीक है, आपका डिनाइल उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन मुझे अभी भी ताज्जुब है कि ये रिकॉर्ड के ऊपर स्टेटमेंट है। इट्स नॉट समथिंग विच इज सेड ऑन TV, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट। आई डोंट नो हाउ कुड ही राइट दिस, बट क्या कहते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये भी जरा सुन लीजिए।
बातें अपनी हुकूमत के खिलाफ करूं तो ये ऑपोजिशन के लोग बेंच पे जाना, अपने डेस्क पे जाना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी हुकूमत पूरी ईमानदारी के साथ जो बिगाड़ ये दोनों जमातें छोड़ के गई, मीटर रीडरों को भर्ती करके गई, महंगे कॉन्ट्रैक्ट करके गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ट्रांसमिशन के ऊपर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं की। ये जो तजर्बाकार हुकूमतें थी ना, इन्होंने 40% जायद और 30% एक्सपेंसिव महंगे बिजली के सौदे किए। आईपीपी रीनेगोशिएशन, महंगे बिजली के जो घर लगाए इन्होंने, उनसे हमने आके दोबारा उनके सौदे खोले और उनका प्रॉफिट रेट कम किया और कई 100 अरब रुपए का अब उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। सबसे महंगी बिजली जो है वो इस वक्त रीजन में है। और वो क्यों है? वो इसलिए है कि मिफ्ता साहब की जो हुकूमत है वो जो महंगे मुआहदे करके सो सर, पोअरली ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट, सेठों की जेबें भर गई, आईपीपीज के जो ओनर्स थे उनको फायदा हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ। जुबैर साहब, नहीं, मुल्क को देखे, एक तो नुकसान और फायदे का मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि पाकिस्तान में एक चीज़ जिसको बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, जब आप कॉस्ट को देखते हैं कि इतना पैसा लगा बिजली के कारखाने बनाने में और महंगी बिजली ली और कतर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो किया इतना महंगा था, उसके अगेंस्ट जब तक आप बेनिफिट नहीं देखते, द बेनिफिट ऑफ 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री, उससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है उसको नहीं देखते। कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है, अगर आप एक मोटरवे बनाते हैं मिसाल के तौर पर, जितने भी बड़े मंसूबे बनाते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, बहुत सा पैसा लगता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। अगर आप इमेजिन करें कि वो हम बिजली के कारखाने नहीं लगाते तो इस वक्त हमारी हालत क्या। अगर आज ये क्लेम किया जा रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन क्रॉस कर जाएगी, तो वो उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि उस इंडस्ट्री को अनइंटरप्टेड बिजली मिल रही है। दैट इज द बेनिफिट जो है, अगर बिजली ना हो तो फिर आप ये एक्सपोर्ट कर मारे हैं। बट सर, बेनिफिट ऐसा भी ना हो ना कि उसकी कॉस्ट ही, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस तो कोई करता ही नहीं है। अच्छा सर, चले ठीक है, बट ये बहुत टेक्निकल में हम नहीं जाते, मैं सिर्फ इतनी बात में जरूर करूंगा। नहीं, ये तो बड़े सिंपल सी बात कर रहा हूं। चले ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन एटलीस्ट ये आई वुड रियली वांट कि शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कल बाकायदा तौर पर कहे कि नहीं जी ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि ये रिटन डॉक्यूमेंट है, व्हाटएवर हैज बीन कोटेड। मैं इसको कोई अपनी तरफ से तो कॉइन नहीं कर रहा। आई रियली होप कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ कहे, नहीं तो मैं आपको दोबारा जहमत दूंगा और मैं आपसे ही पूछूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे क्यों डिनाई नहीं किया, जो कि एट्रीब्यूट किया गया है जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब से। मैं एक बात जरा भट्टी साहब, आपने सुना, कम से कम जुबैर साहब ने इसको कहा जी कि ये बात अपनी जगह मौजूद नहीं है और कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस होनी चाहिए। लोगों का एक सेंटिमेंट जरा आज के मामलात पर आ जाते हैं ना, लोग महंगाई से तंग हैं, परेशान हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये बता दिया क्लियरली कि भाई ये मैस पुराना है, हम इसे एकदम ठीक नहीं कर सकते, महंगाई भी होगी और पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ेगी, 3-4 महीने तक को रिलीफ आएगा। अवाम पहले भी इमरान खान साहब के वक्त में भी महंगाई से परेशान थे, आज भी परेशान है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था अकबर जैदी साहब को, वो मईशत को समझते हैं, उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान साहब ने जाते हुए बहुत से लंबे छक्के लगा दिए और बहुत कुछ कर दिया, लेकिन आज अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी गवर्नमेंट होती तो वो स्ट्रगल कर रही होती। तो ये इस गवर्नमेंट को आप तनकीद नहीं कर सकते, इस हुकूमत पे बड़ी इनकॉम्पिटेंस दिखा दी है। कोई भी हुकूमत होती और इस सिचुएशन में होती तो वो स्ट्रगल करती। भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो 2 बंदे थे, मैं उनको ज़रूर मिलना चाहूँगा प्रोग्राम के बाद, जो तारीफ़ कर रहे थे हुकूमत की कि महंगाई, इस महंगाई और बेरोज़गारी और गुर्बत में जो 2 बंदे बेहतर अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको सलाम भाईजान आपको। ठीक है। दूसरी बात ये कि वो अग ला दिती है, और वो तो हालांकि गाना पसुड़ी था, अग लावा तेरी मजबूरियां नु। अच्छा, अग ला देती है और घी का पैकेट हांडी को दिखा कर बस दिखा दिया करें कि ए हांडी ये मुबारक, ये घी है, और ऊपर लिखा हो शहबाज स्पीड, और फौरन धड़ाधड़ वो उसी के हांडी पक के तैयार। मैं अभी वक्फे में हम बात कर रहे थे, मेरे भाई जो बैक वक्त तर्जमान है नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा के,
उनसे हम बात कर रहे थे कि आजकल स्टॉक एक्सचेंज ज़्यादा गिर रही है कि हुकूमत ज़्यादा नज़रों से गिर रही है। अच्छा, तो वो मैं उनसे बाद में पूछ लूँगा। अच्छा, छोड़ दीजिए, ये तो बड़ा टेक्निकल मामला है कि बिजली वाला। वैसे इन्होंने नैब में जो तरमीम की, अब इमरान खान के ख़िलाफ़ ये कोई स्कैंडल नहीं ला सकते। अच्छा, जो काबीना से मंजूर हो, जो एक्निक से मंजूर हो, जो बाकी शुगर गया, चीनी गई, BRT गया, बिजली गई, और ये सारे इन्होंने अपने आप को भी NRO दिया और इमरान खान साहब को भी पेश करके कहा कि आपके सब सारे माफ़ कर दिए। अब ये गिनते रहेंगे घड़ी कहाँ बेची और अंगूठियाँ कहाँ से आई बस। अच्छा, अब ये छोड़ दीजिए, ये बड़ा मुश्किल वक्त है। हमारे जो शब्बर जैदी साहब भी फरमा रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, स्ट्रगल करना होता है, ये जो बाहर बैठ के ना अफलातून बने रहते हैं। बस मुझे बताइए कि मैं ये मुश्किल वक्त इनको इमरान खान की जब हुकूमत थी उस वक्त नहीं याद आ रहा था? उस वक्त क्यों कह रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब के ये कोई बात है यार कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर $1 अरब IMF से ले आए? अच्छा, वो इसहाक डार साहब जो अब फिर गोशा नशीन हो गए और पता नहीं कहाँ, मेरे ख्याल से इत्काफ में चले गए या कहाँ चले गए हैं, वो जो चौथे दिन हमें हर रोज़ भाषण देते थे मईशत से लंदन से, वो अब आजकल कहाँ? उनके वो भाषण दोबारा चला दें कि हम जब आएंगे तो जब हम थे तो जब हम होंगे। अच्छा, फिर नहीं, वैसे डार साहब से आप भी रब्ता करें तो वो बिल्कुल टेलीविजन पर आएंगे और बताएंगे। उन्होंने तो कुछ दिन पहले इसी प्रोग्राम में फरमाया था कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो 165, 70 या 75 रुपए है डॉलर की, और वो काफी पुरुमीद थे कि इस पर आएगा डॉलर। हाँ, नहीं, इंशाल्लाह जो उनके पास हैं शायद वो आ जाएं, हमारे पास जो है हमारे पास तो नहीं आ रहे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बिजली मिसाल के तौर पे अल्लाह के फजल से ये कह रहे थे बिजली भी ज़्यादा देंगे और कीमत भी कम करेंगे, यानी 12 रुपए फी यूनिट पे। अच्छा, फिर अब क्या हो गया? अच्छा, वो नाअहल थे, ना तजर्बाकार थे, नालायक थे, लोड शेडिंग कोई नहीं थी। इन्होंने क़याम पाकिस्तान से पहले सी लोड शेडिंग ख़त्म की हुई थी कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल के हुक्म पे तरीके पाकिस्तान के दौरान, और अब फिर इनके दौर में लोड शेडिंग हो गई है। अच्छा, फिर ये 70 रुपए चीनी हमें देना चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह क्या मिल रही है। अच्छा, फिर ये हमारे शाहिद खाका अब्बासी साहब मोहतरम वो फरमाया करते थे लिख लो पर्ची पे, 1 हफ्ते में LNG का मामला मैं यूं मारूंगा, LNG सस्ती लुढ़कती हमारे घर आ जाएगी। अब LNG पता नहीं कहाँ है। अच्छा, ये जो 3.5 साल का अब ये गंद साफ कर रहे हैं, जो ये गंद डाल रहे हैं वो कितने अरसे में फिर अगले आके साफ करेंगे, अगर इनके बच्चों ने अगलों को मौका दिया तो? ठीक है, बात यह है कि 3.5 सालों में जो महंगाई थी, किस्सा मुख्तसर करें, ब्रीफ करें, और फिर मैं अपने भाई जुबैर साहब की तरफ जाऊँ। किस्सा मुख्तसर करें तो 3.5 साल में जो महंगाई थी वो इन 2 महीनों में ज़्यादा हो गई। 3.5 सालों में जो रुपया रुसवा हुआ था इन 2 महीनों में ज़्यादा हो गया। 3.5 सालों में जो लोगों की चीखें निकली थी इन 2 महीनों में ज़्यादा निकल गई। हमने तो अल्लाह के फजल से मेरे घर में भी अब पंखा आ गया, वो हाथ वाले झल्ला पखियां, बड़ा कुछ कहन गई आखियां, तो अल्लाह के फजल से वो भी आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता हमें ये जो लफ्जी हमें ये वापस गोलाबारी है, वो तो साइकिल पे जाते थे, टांगे पे जाया करेंगे। बिल्कुल लफ्जी गोलाबारी है जुबैर साहब, टांगे वाला बस वो खैर ही मांग रहे हैं। लेकिन जुबैर साहब, इससे बेहतर तज्जिया पाकिस्तानी अवाम का आपको नहीं मिलेगा। जो एक तो भट्टी साहब ने लफ्जी गोलाबारी की, और एक जो हमारे भाई ने कहा, जिनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हांडी को घी का पैकेट दिखा दें, तो यही हालात रह गए हैं, इतना महंगा हो गया। एक तो देखिए भट्टी साहब ने पार्टली मैं एग्री करता हूं उनसे। वो ये भी सही कह रहे हैं कि हमने वादा किया था कि हम सस्ता भी करेंगे चीज़ों को, जिसमें बिजली भी है, जिसमें पेट्रोल भी है, जिसमें सब चीज़ें हैं, और ओवरऑल महंगाई के हवाले से और ओवरऑल तरक्की करने के हवाले से बिल्कुल हमारी कमिटमेंट थी इन दी ऑपोजिशन, और आज भी कमिटमेंट है। हम उससे बैक ट्रैक नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जी हमने पहले IMF का कहा था कि जी मैं खुदकुशी कर लूँगा, तो अब मैं उससे यू टर्न ले रहा हूँ, अब परमानेंट यू टर्न ले रहा हूँ। सो हम कोई यू टर्न नहीं ले रहे। सिर्फ पॉइंट ये है कि क्या कोई हुकूमत आके 2 महीने में तमाम चीज़ों को सही कर सकती है? मतलब आप घर नहीं सही कर सकते। अगर घर में एक मसला चल रहा हो, अगर वहाँ उधर 10 साल तक कुछ ना हुआ हो, तो उसको सफाई करने में ही आपको 2 महीने लग जाएंगे। ये मुल्क की बात कर रहे हैं हम। सो ऐसे कौन सा जादू है, ऐसे कौन सी कोई इकोनॉमिस्ट है जो आके ये बता सके कि जी आप 2 महीने में तमाम चीज़ों को फिक्स कर देंगे? हो ही नहीं सकता। हाँ,
उसके लिए एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो गवर्नमेंट सिंसेयर होगी वो मुश्किल फ़ैसले करेगी, वो मुश्किल फ़ैसले कोशिश करेंगे हम, और की है हमने आवाम को बताने के लिए मुश्किल फ़ैसले क्यों कर रहे हैं। 60 रुपये पेट्रोल ना बढ़ाते, बिजली की कीमत ना बढ़ाते, गैस की कीमत ना बढ़ाते तो बड़ा आसान था। लेकिन जो वो पायलअप होता चला जाता मसला, वो कभी ना जाके फटना था। बट जुबैर साहब एक सर ये तो बट डोंट यू एग्री कि जो आपने फैसला किया है सर, पेट्रोल आपने 60 रुपए बढ़ाया, फाइन, आपने कहा इमरान खान साहब ने मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया, वो सब्सिडाइज करके चले गए पेट्रोल, और उस वक्त स्काई रॉकेट कर रही थी इंटरनेशनल मार्केट में, पाकिस्तान के साथ बड़ा बुरा हुआ। आप जिस दिन गवर्नमेंट में आए थे सर, इफ यू वर सो कॉम्पिटेंट और आपके पास सब कुछ था, आपके पास एक्सपीरियंस भी था, आप यही फैसला पहले दिन देते, रिवर्स करते कि भैया ये तो मुल्क की मईशत डूब रही है, ये तो नोज डाइव पे जा रहा है। आपने यू टुक योर टाइम, आपने वो जो इनडिसीजन मेकिंग है उससे साबित किया, इवन यू वर अफ्रेड ऑफ टेकिंग दीज डिसीजंस। वी वर नॉट अफ्रेड, बट एक आप जब फैसला करते हैं तो उसका तज्जिया करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, उसमें आर्गूमेंट्स होते हैं, काउंटर आर्गूमेंट्स होते हैं, तमाम हालात का जायज़ा लेते हैं। इमीडिएटली हमें IMF का ख्याल था, जो कि मेरा ख्याल है कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि IMF का प्रोग्राम को जारी रखना था। हमें IMF का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना था कि जी हम ये फैसले कर रहे, तो इमीडिएटली IMF के पास गए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, दोस्त ममालिक का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, और फिर जाके फैसला किया। पहले दिन अगर हम फैसला करते तो आप हमारे से पूछते यार अभी तो आप आए, आपने तो फाइल भी नहीं खोल के देखी होगी और आपने फैसला। मैं सिर्फ एक चीज़ की निशानदेही कर दूँ, देखिए मुश्किल जिस तरह इमरान खान ने 28 फरवरी को फैसला किया था, 28 फरवरी को यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हो चुकी थी, हम सबको पता है, और उसकी वजह से सबसे बड़ा क्राइसिस था ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने का, और ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गई थी। अभी आप मुझे ये बताएं कि 28 फरवरी को इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, अभी अभी जंग का आगाज हुआ यूक्रेन और रशिया का, और यहाँ हमारे वजीर आजम अनाउंस कर रहे हैं सिर्फ रिडक्शन 10 रुपए की नहीं, वो चले एक पॉलिटिकल फैसला होता, उन्होंने कहा अगले 4 महीने फ्रीज कर दिया। जब आपको ये पता ही नहीं, और शौकत तरीन साहब बार बार ये कहते हैं कि हमने प्रोवाइड कर दिया था, आपने किस ऑयल प्राइसेस के बेसिस पर प्रोविजन की थी बजट में? आपको तो पता ही नहीं था इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बिल्कुल ठीक क्या मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। सो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने जून तक का प्रोवाइड कर दिया था? कर ही नहीं सकते, आप एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। आज कोई कहे कि मैंने अगले 12 महीने का प्रोविजन कर लिया, किस बेसिस पर प्रोविजन कर लिया? एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिपेंडेंसी आपको इंटरनेशनल मार्केट पर है, तो एक तो ये चीजें जाहिर सी बात है उसको करने में थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है, बिल्कुल ओपिनियन हो सकता है कि जी पहले दिन करना था, 15 दिन बाद करना था, फिर हमने एक अवाम को बताना भी था, नैरेटिव भी बिल्टअप करना था कि किन मुश्किलात में हम हैं और कितने सीरियस फैसले हमें करने की जरूरत होगी। बट इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। आप कह सकते हैं कि जी पहले कर लेते, 10 दिन पहले 10 दिन। अवाम आज जो सेंटिमेंट रखती है, और जारी बात है जो आप निकले लोगों के अंदर जाएं, प्योरली बाय वर्च्यू ऑफ आवर वर्क हम लोगों में जाते भी हैं, तो लोगों का सेंटिमेंट तो यही सामने आता है। बट टुवर्ड्स द एंड भट्टी साहब, एक बात आपसे मैंने पहले भी पूछी थी, अब आप देखिए लोगों का जो कुछ एक सैंपल साइज होता है, लोगों से आप बात करते हैं, लोगों में ये गमो गुस्सा है कि महंगाई बहुत है। आपको लगता है ये 4, 5, 6 महीने की जो गोली है ये हजम कर लेंगे लोग, ये कड़वी गोली, या नहीं ये खर्च खा रही है सियासी कैपिटल इन तमाम हुक्मरान जमातों का? सर अवाम रुल गई है, और ये 4, 5, 6 महीने की बात नहीं है। आप 4, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन 4, 5 महीनों की बात नहीं है ये। आप कब कोई कीमत बढ़ी हुई नीचे आई है? क्या आप समझते हैं कि 310 का अगर पेट्रोल हो जाता है, अगले जरदारी साहब का 30 रुपये बढ़ गया, शहबाज शरीफ साहब का बढ़ गया, मौलाना साहब का 30 रुपये जब बढ़ेगा, तो इसके बाद जो छोटे पार्टियों के भी 2-2, 4-4 रुपये बढ़ेंगे, तो क्या ये नीचे आ जाएगा फिर दोबारा? नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि क्या ये चीज़ें महंगी हुई कम हो जाएंगी? नहीं आएंगी। असल में प्रॉब्लम यह है कि ये जो हम पे हुक्मरान है ना, ये हमारे जैसे नहीं है, इनके मसाइल हमारे नहीं हैं। अब जो मेरे भाई हैं बैक वक्त तर्जमान हैं जो मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब के, तो वो कह रहे थे कि हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिया, अब लिया होगा पॉइंट ऑफ व्यू IMF का भी, उसके बाद इन्होंने इसाक डार का पॉइंट ऑफ व्यू लिया लंदन जाकर, नवाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, फिर मौलाना साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, फिर उसके बाद जरदारी साहब का
पॉइंट ऑफ व्यू। क्या आपके हाथ में उड़ता बटेर आ गया था कि आप पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे? 4 मरतबा को हुकूमतें भुगता चुके हो, 3.5 साल से आप तड़प रहे हो कि आज जाए तो कल आए, कल आए थे आज जाए, साढ़े को मसाइल डाल ले, डुगडुगी बजाते थे, इधर आप लंबरदारो चौधरीओ पिराओ इधर आओ, ये है मसाइल का हल, इस हमारी तरफ आओ। और जब आए तो हमने उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, फिर उसका पॉइंट चले वो पॉइंट ऑफ व्यू लेना जरा महंगा पड़ गया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा बड़ी साहब आपका और साहब का इस सेगमेंट से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते रहिए, वापस आएंगे पाकिस्तान की मईशत के लिए, जहां पर ऐसी डिस्टर्बिंग खबरें भी होती हैं कि लोग, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान है, अच्छी खबरें भी आ रही हैं, चाइना के हवाले से अच्छी खबर आ रही है और पाकिस्तान को स्टेबिलिटी मिलेगी। पाकिस्तान का जो मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन है उसकी बड़ी अहमियत है। और आज अपोजिशन ये कह रही है कि पाकिस्तान को अगर चीन की तरफ से कोई इमदाद मिल रही है, रोल ओवर मिल रहा है, तो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि फ़ौज की वजह से मिल रही है और जनरल बाजवा की गुडविल की वजह से मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ कुछ देर आज आपने देखा कि अखबारों के अंदर ये खबरें आ रही हैं, अंसार भाई साहब के हवाले से भी खबर है, उन्होंने रिपोर्ट किया बाकायदा तौर पर कि ऐसा इंप्रेशन चीन की सरकार से मिल रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है और पाकिस्तान के चीन से जो ताल्लुकात हैं वो एक नई सतह पर भी जा सकते हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे और अहम मामलात कि क्या ये हुकूमत रहेगी या घर जाएगी। एक ब्रेक के बाद बस साथ रहिए। खबरें जहां अच्छी हैं वहां बुरी खबरें भी आती हैं, लेकिन पाकिस्तानी मईशत के लिए अगर इस वक्त कोई भी पॉजिटिव खबर आए तो उसको बहुत उसका रिस्पांस बड़ा ओवरवेलमिंगली होता है और उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। वो इसलिए कि आज पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं और मौजूदा हुकूमत जिस तरह से कोशिश कर रही है कि इस गिरदाब से निकला जाए, उस हवाले से पाकिस्तान का चाइना के साथ ताल्लुक़, जिसे ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहा जाता है, बड़ी एंट्रेंस्ड है ये दोस्ती, लेकिन इसके अंदर एक कैफियत वो भी आई कि जहाँ पर चीज़ें स्टैगनेंट हो गई। लेकिन अब जब से ये हुकूमत आई है तब्दीली के आसार वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है, ख़बरों के मुताबिक आपने आज देखा, जियो न्यूज़ पर ने भी खबर नशर की, रोज़नामा जंग और द न्यूज़ के अंदर भी ये खबर आई, देखने को मिली कि चाइना की तरफ से तकरीबन $2 अरब का रोल ओवर मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो इम्प्रेशन मिला है चाइनीज़ गवर्नमेंट की जानिब से वो ये है, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को मिला है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं मौजूदा वज़ीर आज़म के साथ काम करने के हवाले से। इसका इम्पैक्ट क्या है? और रिसेंटली आपने देखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो दौरा था चाइना का, उसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। इस हवाले से भी आज के इस सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या हो रहा है उसका भी एलिमेंट मौजूद रहेगा। लेकिन सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अंसार भाई साहब, जो कि एडिटर इन्वेस्टिगेशंस एंड द न्यूज़। बहुत शुक्रिया अंसार भाई साहब आपकी। सर आज खबर भी है रोज़नामा जंग के अंदर भी, द न्यूज़ में भी। सबसे पहले तो ये जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि कई दफ़ा हम मौजूदा हुकूमत चीज़ों को मैनिपुलेट करती है, चीज़ इतनी या इतनी ज़्यादा उसकी अहमियत होती नहीं, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। लेकिन कोई ख़बर जब आपकी तरफ से फ़ाइल की जाती है तो जो रीडर है या जो मेरा जैसा कॉमन फॉलोअर है उसको ये तो एश्योरिटी मिल जाती है कि आपने इसको वेरीफाई किया हुआ है। तो सर ये इम्प्रेशन जो मिला है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ज़्यादा कंफर्टेबल है इस हुकूमत के साथ और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने के हवाले से, इसको आप किस अहमियत की नज़र से देखते हैं? देखिए, इसका तो आपको पता है बैकग्राउंड, मतलब सभी जानते हैं कि जो जनरली जो शहबाज स्वीट की जो हवाला दिया जाता है, तो वो आपको पता है कि जिस वक्त PMLN की लास्ट गवर्नमेंट थी और चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है आज, वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। और आपको याद होगा कि उस वक्त जितने भी ये एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, पावर एनर्जी और फिर ये जो ट्रांसपोर्ट के ये जो हमारी मेट्रोज बनी थी, ये तमाम प्रोजेक्ट्स प्राइमरीली इनको सबको देख रहे थे शहबाज शरीफ साहब खुद, और उसकी वजह से उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन था चाइनीज के साथ। और उस दौरान फिर आपको पता है कि ये बहुत जल्दी प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट हुए, बड़े स्पीड के साथ हुए, और जिस तरीके से भी जो भी सारा आपको पता है मैकेनिज्म था, उससे चाइनीज डेफिनेटली इम्प्रेस हुए थे इनसे। और उन्होंने फिर इसीलिए इनका नाम उन्होंने सजेस्ट किया था, उन्होंने बल्कि रखा था कि शहबाज स्पीड है। ये अलग बात है कि मुझे और आपको वो शहबाज स्पीड जो पंजाब में नजर आती थी वो शायद उस तरह से नजर नहीं आ रही, और वो अभी फैसले लेने में बहुत देर कर रहे हैं, और जिसका अनफॉर्चुनेटली हमें बड़ा मेरा नुकसान हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये
ये जो ख़ास तौर पर कहा जा रहा है, ये आर्मी चीफ का जो विज़िट है इसको भी बड़ी अहमियत है, और पाकिस्तान का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है विद द चाइनीज़ गवर्नमेंट वो भी बड़ा मिसाली है। ये क्लब हो गई हैं चीज़ें, दोनों इनको इकट्ठे एक पैराए में देखा जा रहा है अंसार भाई साहब। इसका इम्पैक्ट, क्योंकि ये हुकूमत जब इसकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो उसके ऊपर आप कमेंट कर चुके हैं, हर कोई कमेंट कर चुका है कि इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर बड़ा मेजर क्वेश्चन मार्क रहा है एटलीस्ट पहले 45 से 50 दिन। आपको लगता है कि इस तरह का जो रोल ओवर मिल रहा है, अगर $2 बिलियन का भी मिल रहा है और किसी रियायती नर्क पर मिल रहा है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जा रहे हैं, गो के वो एक सेपरेट मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट है एक, और उस हवाले से जो मिलिट्री कॉपरेशन है विद द चाइनीज़ मिलिट्री ऑफिशियल्स, वो उसकी अपनी अहमियत मौजूद है, लेकिन आपको लगता है कि वो इंस्टेबिलिटी का एलिमेंट कम हुआ है इस तरह के जो पाकिस्तान को मदद मिलेगी या मिल रही है, मिलने जा रही है? अच्छा, मैं आपको ये वैसे बताऊं कि शुरू के वही जो इनिशियल जो फ्यू वीक्स थे वो मतलब है कि उसमें अनवेवर्ड थी ये गवर्नमेंट भी, और कुछ दूसरी साइड से भी जो गवर्नमेंट को सिग्नल मिल रहे थे वो कोई इतने मतलब है कि स्टेबिलिटी के लिए कोई इतने अच्छे सिग्नल्स नहीं थे। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि रिसेंट फ्यू वीक्स में जो ताल्लुकात हमारी इस्टेब्लिशमेंट के और इस गवर्नमेंट के हैं आपस में, वो वैसे ही हैं जैसे आइडियली होने चाहिए। और ये अभी जो आप चाइना की बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप ये तो देखें, एक तो हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री रिलेशनशिप भी हमारे बहुत गहरे हैं चाइना के साथ। और यही हालात में आपको बताऊं कि इवन इससे ज्यादा जब व्हेन वी टॉक ऑफ अदर जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया और यूएई, और वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे ज्यादा जो हमारा गहरा है वो फौज की वजह से ज्यादा बेहतर ताल्लुक है हमारा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि वहाँ पे भी आर्मी चीफ ने खुद बात की, मतलब है कि दोनों जगह के ऊपर, और ये दौरा इसी लिहाज से अब उसके चूंकि फ्रूट्स अभी हमें इमीडिएटली नहीं मिले बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद IMF कि IMF की डील होगी। तो ये जो एक अच्छी बात ये है, और जो आइडियली होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी हो, इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री को, हमारी जो सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं पाकिस्तान के, उनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और ये अच्छी बात ये है कि आज के दिन और ये रिसेंट फ्यू वीक्स में, मैं दोनों साइड्स की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट साइड के ऊपर भी लोगों से बात की और बड़े जिम्मेदार लोगों की बात कर रहा हूँ, आम किसी शख्स की बात नहीं कर रहा। और इसी लिहाज से गवर्नमेंट की साइड के ऊपर मैंने बहुत अहम लोगों से बात की, बोथ आर वेरी कंफर्टेबल। और कल भी मेरी एक साहब से मुलाकात गवर्नमेंट के एक बंदे से हुई, तो वो उन्होंने कहा कि हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप है। सो ये चीज पाकिस्तान के लिए मैं आपको बताऊं बड़ी अच्छी है, और एंड आई विश एंड प्रे कि ये हमेशा होनी चाहिए और हर गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए। अच्छा अंसार भाई साहब, एक बड़ी बात वाइटल है जो भी आपने की, शेख रशीद साहब वो भी इंप्रेशन दे रहे हैं, और आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो जब कोई फॉरेन एड की बात थी, और आपको पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज का बड़ा कलीदी किरदार था जब पाकिस्तान को बहुत जो रिलीफ पैकेजेस मिले, आज की अपोजिशन और उस वक्त की हुकूमत, जब शेख रशीद साहब आज वो ये कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जी एक ज़माने में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी फ़ौज का शुक्रिया अदा कीजिए जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिला, इकनॉमिक रिलीफ मिला। आज शेख रशीद ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत को कोई कुछ नहीं देता, ये तो फौज की वजह से रिलीफ मिला है और इकोनॉमिक असिस्टेंस मिल रही है गवर्नमेंट को। क्या ये इंप्रेशन फिर दुरुस्त है फॉर दैट मैटर किसी भी गवर्नमेंट के लिए? देखिए, मैं कहता हूं कि जो सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे पाकिस्तान में कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सियासत बिल्कुल करें, और अनफॉर्चुनेटली ये अलग बात है कि सियासत को कुछ नहीं बदल दिया। सियासत आप मईशत के ऊपर नहीं करना चाहिए। और ये जब PMLN पाकिस्तान पीस पार्टी और ये जो आज गवर्नमेंट में थे, ये जब अपोजिशन में थे तो ये भी सियासत करते थे, और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान और शेख रशीद वगैरह वो भी ये सियासत कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के हालात, ये जो मसला इस वक्त हम थ्रेटनिंग जो हमारी सिचुएशन है ना इकोनॉमिकली, जो हम बात कर रहे हैं कि डिफॉल्ट कर, अल्लाह ना करे डिफॉल्ट कर जाए, ये मसला किसी गवर्नमेंट का नहीं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, पाकिस्तान का मसला है। और पाकिस्तान के मसले के लिए और देखें, मईशत जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाई थी इमरान खान साहब ने, टॉप के ऊपर, सबसे टॉप के ऊपर जो इशू था वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात हुई थी। सो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी सिक्योर करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बेशक मैं कहता हूँ गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, मिलिट्री हो, ISI हो, दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है, इवन अदलिया हो, हर एक को जो इंश्योर करना चाहिए। और शेख रशीद साहब को ये बड़ी देखें,
ये बड़ी बुरी बात है कि ये कहना कि ये रिलीफ, आप मुझे बताएं कि एवरीबॉडी, हर पाकिस्तान का शख्स इस वक्त कंसर्न है कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के साथ हम कहीं श्रीलंका ना बन जाए। मैं कहता हूं कि उन लोगों को जो भी इसमें रोल अदा कर सकता है पॉजिटिव, कि हम सिक्योर कर लें अपने आप को इस लिहाज से कि हम डिफॉल्ट ना कर जाए, हम अपने आप को सिक्योर कर लें कि हमारी मईशत किसी सीधे रास्ते के ऊपर चढ़ जाए। जो भी इसके ऊपर करे उसकी बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियन को जरूर सोचना चाहिए कि मईशत के ऊपर आप सियासत ना करें। ये ना हो कि कल अगर पछताएंगे, खुदा न खास्ता जिस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ या जो बहुत से लोग बात करते हैं, अगर उस सिचुएशन में चले जाते हैं तो इसमें हम सब पछताएंगे। इसमें इमरान खान साहब भी पछताएंगे, इसमें शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल, मौलाना फजलुर रहमान, फौज, अदलिया, मीडिया, हम सब पछताएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अंसार भाई साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये कह रहे हैं आपकी बड़े आला सतह पर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से भी, वहाँ पर भी जहाँ पर आपकी बात हुई, गवर्नमेंट की साइड पर भी, कि बड़ा ज़बरदस्त और आइडियल रिलेशनशिप है, कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप है। खैर ये भी एक क्लीशे बन गया क्योंकि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी आई थी तो शुरू में वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ था। बट हैविंग सेड दैट, आज इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि, और अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि भाई जुलाई में हुकूमत चली जाएगी, और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं बस 1-2 महीने की मार है। और जो इम्प्रेशन था शुरू में वो भी यही था कि बजट आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और फिर हुकूमत को मजबूर कर दिया जाएगा कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। ये इम्प्रेशन अब खत्म हो रहा है या अभी मौजूद है सर? देखिए, वैसे इसके ऊपर ज़्यादा एनालिसिस की बात हो सकती है। तो मैं वैसे ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर हम फर्ज करें कि जुलाई में जाके तो इलेक्शन अनाउंस करते थे तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन उसमें इमरान खान साहब को और हमारी गवर्नमेंट को आपस में इंटरेक्शन करना चाहिए। और इंटरेक्शन, चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ग्रैंड डायलॉग की बात की और वो इकोनॉमी के लिए बात की कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं, तो उसमें अगर आप बाकी सबसे बात करते हैं और आप इमरान खान जो मेजर अपोजिशन है, एक ही अपोजिशन है, अगर उनसे आप बात नहीं करते, मैं आपको ये बताऊं कि ये इसमें कोई मतलब है कि ऐसी इस चीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता। और मैं कहता हूँ ये बेस्ट सोल्यूशन भी हो सकता है कि आप इस वक्त बैठ के तो इकोनॉमी के ऊपर सब यूनानिमस फैसला करके तो आप फैसला कर लें सारे कि जुलाई में हमने अक्टूबर खत्म करके तो आप इलेक्शन करवा दें अक्टूबर में। मेरा ख्याल है इसके ऊपर किसी को इराद नहीं होगा। अच्छा, लेकिन इकोनॉमी से रिलेटेड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं सर। एक तो ये मैं देख रहा था, वो खबर फाइल की गई आपकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ द न्यूज़ में मैंने पढ़ी कि पाकिस्तान की फ़ौज की 5 एक्स सर्विसमैन, उनके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो विड्रॉ किए गए हैं। उनमें मुख्तलिफ अफसरान शामिल हैं, उनमें एक मेजर जनरल साहब भी शामिल हैं। उन्होंने एंटी आर्मी कैंपेन की है और ये एक बदकिस्मत रुझान देखने में आया है। अब मुझे नहीं याद पड़ता, कम से कम मेरी रिकलेक्शन में तो नहीं है कि कभी इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया काफ़ी अरसे से रेलेवेंट है पाकिस्तान के अंदर, कि कभी खुदा न खास्ता इस तरह की कोई कैंपेन बनी हो। आपके लिए इसकी अहमियत क्या है अंसार भाई साहब? और जब आपने, जारी बात है, अपने सोर्सेज से भी बात की होगी, ये तो बड़ी अपसेटिंग बात भी है, एक बड़ा अपसेटिंग कल्चर है पाकिस्तान के अंदर जो डेवलप हुआ है अनफॉर्चुनेटली। देखें, ये असल में जो रीजन इसका है वही जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था ना, कि हमने सियासत को नफरत और दुश्मनी में बदल दिया है। और उसमें यह है कि ब्लाइंड फॉलोइंग है इस किस्म की, कि कोई इंसाफ की बात नहीं करनी, सही और गलत क्या है उसमें तमीज नहीं करनी। और अनफॉर्चुनेटली उसमें मतलब है कि चूंकि ये लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर फर्ज करें इन्होंने रेड लाइंस क्रॉस की, और वो अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत से लोग करते हैं, और उसके ऊपर आप देखें कि ऐसे ट्रेंड्स और इस किस्म की बातें, और वो बहुत से ट्रेंड्स मतलब है कि पीटीआई की तरफ से चलाए गए। और उसमें अगर फौज के लोगों ने, एक्स सर्विसमैन जो थे, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, उन्होंने इस किस्म की बातें की कि जो कि वाकिफतन रेड लाइंस क्रॉस होती हैं तो ज़ाहिर है अंडर द लॉ वो एक्शन कर सकते हैं, उन्होंने किया। ये मेरा ख्याल है एक सिग्नल एक लिहाज से नहीं आओ, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है इस लिहाज से कि देखें हम जो हम बहुत से लोग कहते हैं ना कि फौज के मुतालिक इस किस्म की कैंपेन्स अगर चलाएंगे, और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी, इन दिस केस इमरान खान साहब को मैं कई दफा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मतलब अपने वीलॉग्स के जरिए या वैसे टीवी के जरिए, कि जी इन कैंपेन्स को बंद करवाना उनकी जिम्मेदारी है, और अपने फॉलोअर्स को सख्ती से कहेंगे इस किस्म की कैंपेन्स, क्योंकि पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। फौज से मुझे आपको ये एतराज हमेशा रहा, आज भी है, कि ये आपको पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। लेकिन फौज और आईएसआई का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अब पाकिस्तान के डिफेंस में, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आईएसआई है, फिर ये जो हमारे यहाँ टेररिज्म और सारा सिक्योरिटी के जो बाकी भी इशूज हैं, उसके लिहाज से ये जो खराबी है, खराबी को कंस्ट्रक्टिव अंदाज में एड्रेस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको इस तरह की बात करें
कि अल्लाह ना करे कि कोशिश हो कि डिवीजन्स पैदा हो जाए फौज के अंदर, और कोशिश हो कि जी आप फौज को ही बदनाम करते हैं, पूरी फौज को। तो ये बड़ी खतरनाक बात है, और इसको ये जिम्मेदारी बनती है पॉलिटिशियंस की। अगर मियां साहब और मरियम कल बात गलत करते रहे और डायरेक्ट मतलब कन्फ्रंट करते रहे, उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए, आपको तरीके के साथ बात करनी चाहिए। तो आज हम इमरान खान साहब को भी यही कह रहे हैं, इसको इग्नोर करें, इसको अवॉइड करें, इसको सप्रेस करने में मदद दें सबकी, वरना ये सबका नुकसान है। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और मिलिट्री इज क्योंकि जनरल साहब के हवाले से, जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से भी मेरे जहन में एक सवाल है अंसार भाई साहब, बिफोर आई कैन कंक्लूड दिस सेगमेंट। कहा यह जा रहा है, सबको पता है कि वो अलील हैं, कि शायद उनको वो वापस आना चाहते हैं, या उनकी फैमिली उन्हें वापस लाना चाहती है। इस हवाले से कोई मालूमात या खबर क्या है, अगर कोई आपके नज़दीक है, आपके सामने? नहीं, मेरे पास वैसे इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई, लेकिन मैंने सुना था ये जो फारा साहब की एक स्टेटमेंट उन्होंने ट्विटर के ऊपर कोई स्टेटमेंट दी, और उसके ऊपर मेरे ख्याल में काफी दे हुई, और शायद वो भी शायद बैक ट्रैक करके, नहीं बैक ट्रैक मुझे नहीं पता किया कि नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना आसान ये फैसला नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि इसके भी एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है सबके लिए, बहुत से लोगों के लिए। पाकिस्तान में बलोचिस्तान आप देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहे हैं सारा, तो आई डोंट थिंक इतना आसान ये होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब अंसार भाई साहब हमारे साथ मौजूद। इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़, कुछ अहम मामलात उनके ऊपर हमने इन्फॉर्मेशन और तजरिया दोनों हासिल किया अंसार भाई साहब से। जब हम वापस आएंगे, इस वक्त जो हालात हैं भारत के अंदर, एक नहायती मकरू चेहरा भारत का सामने आता है टाइम एंड अगेन। जिस तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की शान में गुस्ताखी की गई, और बीजेपी के एक नेशनल स्पोक्स पर्सन ने की, फिर उस पर ट्वीट भी किया। अब वहाँ पर माइनॉरिटी यानी मुसलमान अगर एहतजाज कर रहे हैं, तो भारतीय सरकार उसका जवाब क्या दे रही है कि उनके घर तोड़वा दो, उनके घर डिमोलिश कर दो। और ताज्जुब की बात है, लेकिन बल्कि शर्म का मकाम है वहाँ के नेशनल मीडिया के ऊपर कि वहाँ पर लोग बैठे, जर्नलिस्ट बैठे, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं और ऐसी ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये एक्ट है, ये एक बाबेरियन एक्ट है कि आप ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं, लेकिन अगर कोई आपकी ही किसी गलत राय के ऊपर, एक ऐसी राय जिससे फितना फसाद फैलता है, करोड़ों मुसलमानों के, अरबों मुसलमानों के दुनिया के अंदर जज्बात मजरूह होते हैं, वहाँ पर अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आप लोगों के घर तोड़वाना शुरू कर देते हैं। और इसे अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ना कहा जाए तो फिर और क्या कहा जाए। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के अंदर। जो भारत के अंदर इस वक्त हो रहा है, अरबों मुसलमान हैं दुनिया के अंदर, यकीनी तौर पर उनके जज्बात मजरूह हुए जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे, तो मुसलमान कोई भी हो, कहीं पर भी हो, वो तड़प उठता है। लेकिन भारत जो दुनिया के अंदर ख़ुद को एक बहुत बड़ी जमहूरियत के तौर पर रिकग्नाइज़ करवाता है, भारत के अंदर जो इस वक्त हो रहा है वो भी किसी तमाशे से कम नहीं है। ये जुल्म है, स्टेट टेररिज्म इसे कहा जाए, कोई भी नाम आप दे दीजिए, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ताज्जुब की बात है कि मोदी सरकार इसको भी जस्टिफाई करवा रही है और अपने उन क्रोनीज से जो कि मीडिया के अंदर मौजूद है, जो कि एक हिंदुत्व का नैरेटिव लेके चल रहे हैं, उनसे इस एक्ट को जस्टिफाई करवाते हैं। यानी वो लोग जो कि इस तरह की गुस्ताखी के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इसके ऊपर अपॉलॉजी आए और इस तरह का रवैया ख़त्म होना चाहिए, उनके घर गिराए जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महमद सरफराज साहिबा, जो कि सीनियर सहाफ़ी टाइम रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपने देखते हैं और उनके आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया महमद सरफराज साहिबा। सबसे पहले महमद ये फरमाइएगा, एक तो ये कि ओवरऑल मोदी सरकार का जो इम्प्रेशन है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन आपकी बड़ी इंग्रेस है भारत के अंदर जो जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी है। क्या फीलिंग है वहाँ पर जर्नलिस्ट्स की कि ओवरऑल वहाँ पर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आर दे इक्वली डिस्गस्टेड विद ऑल दिस, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवाज़ उठा रहा है? क्या भारतीय सरकार का ये जो मकरू चेहरा है इसके हवाले से कोई एहतजाज हो रहा है वहाँ पर? देखिए, शुक्रिया मुनीब। बात यह है कि अंदर भी बहुत सारे जो हैं वो जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो ये बात पब्लिकली और प्राइवेटली तो ख़ास तौर पे ये बात कहते हैं कि जो इस वक्त उधर सहाफ़त हो रही है वो सहाफ़त नहीं है। इस वक्त जो उधर एक प्रो मोदी मीडिया, जिस तरह का एक प्रो हिंदुत्व मीडिया जिसको मैं कहूँगी, कि वो जो एक नैरेटिव बना रहा है और जो एक उधर एंटी माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पे जिस तरीके से मुसलमानों को मीडिया के थ्रू भी टारगेट किया जाता है,
उस चीज को वहां पर बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो इसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं और फिर वो उसकी वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको भुगतने पड़ते हैं। हमारे सामने बहुत उनके बहादुर जर्नलिस्ट है, राना अयूब साहिबा है, उनकी मिसाल मिलती है, मोहम्मद जुबैर साहब हैं और भी बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी हमें मिसालें मिलती हैं, जिनको टारगेट किया जाता है, जिनके खिलाफ FIR जो हैं वो जो है लॉन्च की जाती हैं। उसके अलावा फिर ऐसे कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके फिर मीडिया मालिकान को भी उनको टारगेट किया जाता है क्योंकि वो प्रो मोदी लाइन नहीं लेते और वो जो वहां पर हो रहा है उस सबको सामने लाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी मुनीब कि ये जो जब से मोदी सरकार आई है और ये तो उनका जाहिर बात है दूसरा दौर हुकूमत है, भारत के अंदर जिस तरीके से वहां पर माइनॉरिटीज और खास तौर पर जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ जो एक कैंपेन की गई है, जिस तरीके से उनको मारा गया है, अभी आप देखिए कि ये बात की जा रही है कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ के ऊपर कुछ कहेगी। आपने कल ही देखा होगा कि किस तरीके से यूपी के अंदर मुसलमान एक्टिविस्ट के घर गिराए गए, वहां पर जो है 300 से ज्यादा मुसलमानों को अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट की जुम्मे के दिन जो है इन रिमार्क्स के ऊपर। तो ये जो सारी चीजें हैं ये चीज दिखाती है कि भारत ने वैसे तो जब अरब वर्ल्ड ने उनके डिप्लोमेट्स को बुलाकर और उनसे इस चीज के ऊपर कंप्लेन की और उसके बाद एक्शन भी लिया गया, लेकिन इसके अंदर नदामत नहीं है मोदी सरकार को बिल्कुल भी। वो उन्होंने जरूर किया उस वक्त क्योंकि एक फाइनेंशियल बैकलैश का उन्हें जो था खतरा था। उन्हें लगा जाहिर बात है वहां पर उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है गल्फ कंट्रीज के साथ, तो वो नहीं चाहते कि उस चीज का कोई उनको नुकसान हो। तो जब अरब वर्ल्ड ने उसके ऊपर जो है कंडेम किया ये सारा कुछ जो हुआ, लेकिन आप देखिए कि अपने मुल्क के अंदर वो अभी भी मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, अभी भी अपनी माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहे हैं। और ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं है, इससे पहले हमने अभी इसी साल देखा था हिजाब रो जो हुई थी, आपको याद ही है कि किस तरीके से वहां पर हिजाब पहनने के ऊपर एक जो स्टेट के नदी लगाई गई और फिर उसका किस किस्म का रिएक्शन आया। उससे पहले हमने देखा है कि वहां पर जो है इस तरह के वाकयात, बीफ लिंचिंग्स तो होती ही रही हैं जो कि बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड भी हैं। उसके अलावा ऐसा भी हुआ है कि कोई चूड़ियां बेचने वाला, अगर एक हिंदू मुसलमान चूड़ियां बेचने वाला अगर किसी हिंदू के इलाके में जाकर वहां चूड़ियां बेच रहा था तो फिर उसके साथ क्या हुआ, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। और अभी की भी प्रोटेस्ट के बाद अगर आप वीडियोस देखें तो कस्टोडियल टॉर्चर की वीडियोस जो हैं वो शेयर की जा रही हैं बीजेपी लीडरशिप की तरफ से भी और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जो कल डेमोलिशन हुई, जो बुलडोज किया गया आफरीन फातिमा साहबा के घर को, तो उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा था इंडियन मीडिया की जानिब से, जो बहुत ज्यादा उधर एक उनका मीडिया इस तरह का है जो मोस्टली प्रो मोदी है, बहुत कम है जो नहीं है, लेकिन वो जो हैं जो आवाज उठाते हैं मोदी के खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन होता है। अच्छा मेमल, इसके अंदर एक बड़ा जो एक डिस्टर्बिंग पार्ट है जो कि शायद मैं और आप उससे रिलेट भी कर पाएंगे कि अब दुनिया, अरब वर्ल्ड जिसका आपने जिक्र किया, जब उन्होंने थोड़ी आर्म ट्विस्टिंग की भारत की, जारी बात है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो फौरी तौर पर अपॉलॉजीज भी आ गई, लेकिन जो मुसलमानों के साथ भारत के अंदर हो रहा है, क्या आपको उसके ऊपर लगता है कि मुस्लिम ममालिक, खासतौर पर अरब वर्ल्ड जिसके साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है भारत की, वहाँ से कोई आवाज़ उठेगी? बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच वी ऑल लुक अप टू, कि कोई ऐसा हो या कोई कम से कम एक पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है जी OIC के अंदर इस मामले को उठाया जाए, बड़ी जुल्म है, ज्यादती है, बट देन अगेन डू यू एक्सपेक्ट बी के जर्नलिस्ट के ऐसा कुछ होगा? बट या नहीं, आपको लगता है नहीं, इट्स अनदर एपिसोड दैट हैज बीन अकाउंट, वो अकाउंट के अंदर एक और एपिसोड ऐड हो गई है? देखिए मुनीब, मेरे ख्याल में ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। आपने ये देखा होगा कि 2014 से जिस तरह से सिस्टमैटिकली स्टेट सैंक्शनड वायलेंस और हरासमेंट जो मुसलमानों की उधर हो रही थी भारत के अंदर, मुसलमान ममालिक सिवाय पाकिस्तान के और शायद कुछ और जो है वो कंसिस्टेंटली आवाज़ पाकिस्तान तो उठाता रहा, लेकिन उसके अलावा हमने देखा कि जो वो ममालिक जो OIC के अंदर भी और अरब कंट्रीज जो हैं खास तौर पे, उन्होंने कोई खास इसके ऊपर बात नहीं की क्योंकि उनके भी फाइनेंशियल और बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं वो इंटरलिंक्ड है। और ये एक इंटरनेशनल दुनिया का भी यही फिनोमेना है। आप देखिए कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जितने मजालिम हो रहे हैं, क्या वो इस तरीके की चीज के ऊपर अगर वो कहीं और हो रहे होते तो क्या दुनिया खामोश रहती? लेकिन फलस्तीन और कश्मीर के ऊपर हमने देखा है कि दुनिया खामोश भी रहती है और कुछ कहती भी नहीं है क्योंकि उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट लिंक्ड होते हैं, इंडिया के साथ भी, इजराइल के साथ भी। इसीलिए ये जो मोदी सरकार है ये इस वजह से इतना आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं ये जरूर कहती जाऊंगी कि जो मैंने कुछ सोर्सेज से उधर ये बात सुनी है कि अब वेस्टर्न डिप्लोमेट्स जो है
प्राइवेटली जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट से इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, वो कंसर्न्स रेज कर जरूर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि एक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की भी रिपोर्ट रिसेंटली आई थी, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फिर बाद में रिमार्क भी किया कि ये सही नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने यही बातें जो है डॉक्यूमेंट की हैं कि किस तरीके से इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर असॉल्ट हो रहे हैं, माइनॉरिटीज का फ्रीडम जो है वो छीना जा रहा है, और माइनॉरिटीज इंडिया के अंदर किस तंगी के साथ रह रही हैं। तो ये है कि एक थोड़ी सी कंसर्न प्राइवेटली तो अब आ रही है सामने, जो वहां के लोग हैं वो कुछ बता रहे थे, लेकिन बात ये है कि क्या ये पब्लिकली भी होगी। जब तक ये पब्लिक नहीं होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर ज्यादा कुछ होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया मेमन सरफराज हमारे साथ ही। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस शाइनिंग इंडिया और सेकुलर इंडिया की बात होती है, वहाँ पर इस तरह के एपिसोड जब आप देखते हैं तो भारत का असल और मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है, कोई आवाज़ उठाए या ना उठाए। लेकिन एक बात तो ये सच है कि जो इस वक्त हो रहा है मुसलमानों के साथ, ये कोई पहला मौका नहीं है। इनफैक्ट ये एक और बदकिस्मत एपिसोड है जो कि इसमें ऐड ऑन हो गया है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।